आदित्य मीटिंग रूम से बाहर निकलकर सर्वेंट के साथ हो लिया, जो उसे लेकर बख्शी सर के कमरे में ले गया। आदित्य ने जाकर दरवाजे पर नॉक किया, तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। आदित्य इतना सुनकर अंदर घुसा। उसने देखा कि बख्शी सर खिड़की की तरफ अपनी कुर्सी लगाए अनंत आसमान को देख रहे थे। आदित्य चलते हुए उनके पास खड़ा हो गया, तभी वो पलटे और उन्होंने आदित्य की तरफ देखकर कहा, बैठ जाओ आदित्य। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जिंदगी में हमारी कभी ये मुलाकात भी होगी। आदित्य खामोश रहा और कुर्सी पर बैठ गया, जो बख्शी की कुर्सी से थोड़ी दूरी पर थी। उनके बीच में बस एक टेबल का फासला था। आदित्य ने बैठने के बाद पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा, सब ठीक तो है? नहीं आदित्य, सब ठीक नहीं है। मुझे सुशील ने बताया कि जब हम सब लोग शहर से बाहर थे, तब तुमने सुशील को किडनैप किया और उसके साथ मारपीट भी की। आदित्य ये सुनकर चौंक गया। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि सुशील इसमें बख्शी सर को भी इन्वॉल्व कर रहा था। उसे अब समझ आया कि सुबह वजीर ने उसकी हेल्प करने से मना क्यों कर दिया था। आदित्य अभी भी खामोश था और बख्शी सर ने आगे कहा, हम सब ने तुम्हें परिवार का हिस्सा बनाया, उस परिवार का हिस्सा जिसके साथ अपना नाम जोड़ने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर देते हैं, लेकिन बदले में तुमने हमारे अपने बेटे के साथ ये किया। ऐसी क्या मजबूरी थी आदित्य? आदित्य जानता था कि उसे बख्शी सर को जवाब देना ही होगा, लेकिन क्या वो उन्हें सब कुछ बता दे या कोई ऐसा झूठ बोले जिससे उसका अपना फायदा हो। इतना सोचने का वक्त आदित्य के पास था नहीं, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे ही अनजान बनते हुए कहा, बख्शी सर, मैं आपसे माफी मांगता हूं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो, लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आदित्य की इस बात को सुनकर बख्शी सर को समझ आ गया कि आदित्य जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और उन्होंने कहा, मुझे आज सुबह ही सुशील ने एक वीडियो बताया जिसमें कोई अमित कह रहा था कि उसने तुम्हारे कहने पर सुशील को ऑरेंज क्लब से किडनैप किया था। आदित्य समझ गया था कि उसका सोचा हुआ सच निकला और सुशील ने यह बात अब सबको बता दी है। आज वो सबके सामने आदित्य से यह कबूल करवाना चाहता है, लेकिन असल में वो भी दूध का धुला नहीं है। आदित्य ये सोच रहा था कि सुशील को उठाने के लिए उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था जिसे वो बख्शी को बताए और किडनैपिंग को जस्टिफाई कर सके, क्योंकि कोई भी उसकी 10,000 साल वाली बात भी बहुत मुश्किल से ही मानने को तैयार होगा। आदित्य को चुप देखकर बख्शी सर ने कहा, कुछ बोलो आदित्य। जी सर, मैंने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन मैं सुशील को नहीं किसी और को किडनैप करना चाहता था। उन दोनों ने गलती से सुशील को उठा लिया और फिर मुझे उसे घर छोड़ने आना पड़ा था। आदित्य की बात सुनते ही बख्शी को और गुस्सा आया और उन्होंने अपना मुंह उसकी तरफ से फेरते हुए कहा, तुम झूठ बोलते हो। उस वीडियो में उसने साफ कहा है कि तुमने उसे सुशील को किडनैप करने के लिए कहा था। तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आदित्य को अपने मन में बुरा लगा, पर वो सच नहीं बोल सकता था और उसने आगे कहा, नहीं बख्शी सर, अब चाहे तो सुशील से पूछ लें, उस रात में उन्हें पार्टी से सीधा घर लाया था। आदित्य ने कहा क्योंकि वो जानता था कि उस रात विस्मृति मंत्र का असर सुशील पर था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं होगा। इतना सुनते ही बख्शी सर ने टेबल के नीचे बना एक बटन दबाया और अगले ही सेकंड एक सर्वेंट अंदर आया, जिसे उन्होंने सुशील को बुलाने के लिए भेजा, और कुछ देर बाद सुशील अंदर आया। उसके अंदर आते ही बख्शी सर ने कहा, सुशील, आदित्य मुझसे कह रहा है कि उस रात उन्होंने तुम्हें पार्टी से उठाकर घर छोड़ा था और वो तुम्हें नहीं किसी और को किडनैप करना चाहते थे। सुशील ने गुस्से से आदित्य की तरफ देखा और कहा, अगर ये सच बोल रहा है तो वो दोनों जिन्हें मैंने पकड़ा है वो झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि आदित्य ने उन्हें मुझे किडनैप करने के लिए भेजा और उन्होंने वैसा ही किया। सुशील की बात सुनकर बख्शी सर आदित्य की तरफ देखने लगे। तभी आदित्य ने कहा, बख्शी सर, मैं आपसे वही कह रहा हूं, मैंने उन्हें जिसे किडनैप करने भेजा था उसे उन्होंने नहीं उठाया और वो सुशील को लेकर आ गए। जब मैंने सुशील को नशे में देखा तो उन्हें घर छोड़ दिया। तभी सुशील ने आदित्य को रोकते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे पास जो मेरी अंगूठी थी वो तुमने मुझे क्यों नहीं लौटाई, जबकि तुम उस पार्टी के बाद भी घर पर आए थे करण से मिलने? आदित्य ये सुनते ही चौंक गया। सुशील आज आदित्य से कहीं ज्यादा प्रिपेयर था इस बातचीत के लिए, लेकिन आदित्य भी हार मानने वाला नहीं था
और उसने आगे कहा, वही अंगूठी देने में आया था, पर वो मुझसे खो गई, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। सुशील हंसने लगा और उसने अपनी जेब से वही अंगूठी निकाली और कहा, देखो पापा, कितना सफेद झूठ बोल रहा है। जिस दिन ये करण से मिलने आया था, उसी दिन ये अंगूठी इसकी जेब से गिरी थी। इसे अगर देनी होती तो ये मुझे दे सकता था, पर नहीं, ये तो इस बात को छुपाना चाहता था। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, बख्शी सर ने सुशील से कहा, सुशील, आदित्य भी वही कह रहा है कि उसके पास से अंगूठी गुम हो गई थी। तुम इतनी सी बात के ऊपर आदित्य के ऊपर किडनैपिंग का ब्लेम नहीं लगा सकते, और मुझे कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से उसे तुम्हें किडनैप करना पड़े। आदित्य को बख्शी सर की बात से थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। इसके बाद सुशील ने कहा, पापा, रीजन ये है कि ये मुझसे हमारी फैमिली के सीक्रेट पता करना चाहता था, ताकि ये उसका इस्तेमाल करके सारा पैसा हड़प ले। और तो और इसे मेरे बिजनेस पार्टनर गौतम के बारे में भी पता करना था, क्योंकि उस दिन के बाद ये गोरखपुर गया और वहां से ये कल लौटा है, और तब से गौतम भी गायब है। मेरे अलावा इसे और कोई बता ही नहीं सकता कि गौतम कहां पर है। आदित्य के लिए ये एक और बड़ा झटका था। उसने नहीं सोचा था कि सुशील को उसके गोरखपुर जाने की खबर मिल जाएगी। सुशील ने इसके बाद कहा, इसके अलावा मैंने ऑरेंज क्लब का फुटेज देखा। जब ये मुझे वहां से किडनैप करके निकला तब रात के 11 बजे थे, और जब ये मुझे घर लाया तब रात के 2 से भी ज्यादा का समय हो चुका था, जबकि यहां से ऑरेंज क्लब का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है। आदित्य इस बार भी चुप था, लेकिन वो जानता था कि उसका चुप रहना सुशील की बात को और सही ठहराना होगा। इसलिए उसने कहा, बख्शी सर, उस रात क्लब ऑरेंज से निकलने के बाद मैंने ट्विंकल और अमित को उनके घर छोड़ा, और उसके बाद मैं सुशील को यहाँ छोड़ने आ गया। इसके अलावा रही बात गौतम की, तो मैं उससे ऑफिस में मिला था जहां हमारा झगड़ा हुआ था, और उसके बाद मैं यहाँ चला आया। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने मेरे घर पर गौतम को ढूंढने के लिए छापा मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आदित्य इतना कहकर चुप हो गया। तभी सुशील ने कहा, पापा, ये सब इसकी बनावटी बातें हैं। जिस दिन से ये हमारे साथ जुड़ा है, इसके पर निकल आए। इसकी इज्जत, नौकरी सब हमारी बदौलत है, इसका अपना कुछ भी नहीं है। बख्शी और आदित्य चुप थे। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, और फिर आदित्य ने कहा, सुशील, जब तुम बख्शी सर को इतना कुछ बता रहे हो, तो उनसे ये क्यों नहीं बताते कि तुमने ट्विंकल के साथ क्या किया? सुशील चौंक गया और उसने कुछ नहीं किया। तब आदित्य ने आगे कहा, सुशील ने उसका रेप किया है सर, जैसे तुमने उस लड़की का किया था जिसके साए से मैंने तुम्हें बचाया था। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था, लेकिन तुमने जरूर उन दोनों को किडनैप किया और अभी तक कहीं छुपा करके रखा है। बख्शी सर, मैं चाहता हूं कि आप सुशील को उन दोनों को छोड़ने के लिए कहो, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आदित्य अपनी बात कहकर चुप हो गया था। बख्शी सर किसी सोच में थे, और फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखकर कहा, आदित्य, तुम्हारा मुझ पर जो एहसान है वो मैं अपनी जिंदगी के हर पल में चुका रहा हूं, लेकिन अब अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे कुछ जानने में इंटरेस्ट है। पर अब से हमारे रास्ते अलग हैं। तुमसे मैं बख्शी परिवार के करीबी होने का हक छीनता हूं, और इस मुद्दे पर मैं तुम दोनों को अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार सुलझाने का मौका देता हूं। ना मैं तुम्हारे पक्ष में कोई काम करूंगा, और ना ही सुशील के मामले में, क्योंकि तुम दोनों मेरे बेटे हो। उसके बाद वो सुशील की तरफ पलटे और कहा, सुशील, तुम हमेशा मेरे दुलारे रहे हो। उम्र में तुम विनोद से छोटे हो, पर फिर भी हर बार डांट विनोद ने खाई। तुम अपनी हर गलती पर मुझसे बचे हो, और आज भी अगर तुम कुछ करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आदित्य और तुम्हारे मामले में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा, और अगर मुझे कभी लगा कि सचमुच आदित्य ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, तो मैं खुद आदित्य की अंतिम घड़ी लिखूंगा। सुशील के चेहरे पर यह बात सुनकर एक चमक आ गई। आदित्य ने हाथ जोड़े और वहां से खड़े होने लगा, और उसने कहा, बख्शी सर, आपने मुझे एक पिता की तरह प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको दोबारा ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी भी गलत नहीं था, और ना ही कभी गलत होऊंगा। जिस तरह आप परिवार पर बात आने पर मुझे खुद से अलग कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी अपने परिवार को कुछ सांपों से बचा रहा हूं, जिन्होंने मेरे ही घर में बिल बना लिया है।
इस बीच आपके किसी करीबी को कोई नुकसान हो या उसकी जान चली जाए तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही माफी मांगता हूं। इतना कहकर आदित्य खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। उसके मन में साधु की बात दौड़ने लगी कि यह युद्ध तुम्हारा है और ये तुम्हें अकेले लड़ना है। शायद उनका इशारा इस आने वाले युद्ध पर था, इन हालातों पर था। आदित्य के अंदर अब एक अलग शक्ति रूप ले रही थी जो उसे बेहद बलशाली और निडर बना रही थी। आज से पहले जिस बख्शी परिवार को उसने अपनी ढाल बनाया था वो अब उसके खिलाफ थे और वो ये बात अच्छे से जानता था कि वक्त आने पर बख्शी सर भी उसे मरवा सकते थे। जब वो उस बेसहारा और निर्दोष लड़की को मार सकते हैं तो आदित्य ने तो गलत किया है और वो अभी और भी गलत करेगा। जिस सुशील ने ट्विंकल के साथ गलत किया है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना सोचते ही आदित्य ने गुस्से से मीटिंग रूम का दरवाजा खोला। अंदर जो लोग सुस्त पड़े थे आदित्य के आते ही सब में एक ऊर्जा भर गई, क्योंकि आदित्य के अंदर एक आग सी बह रही थी जो उसके करीब आने वाले हर इंसान को गर्म और तपा देने वाली थी। कुछ ही देर में सुशील भी वहां आ गया। वहां बैठे सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। Thank you for your next episode is coming shortly.